हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारी एक्सेल की तीसरी क्लास में। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं आज हम शुरू देखेंगे एक्सेल में अलाइनमेंट ग्रुप। इससे पहली क्लासेज में हमने क्लिपबोर्ड ग्रुप और फॉन्ट ग्रुप देख लिया था। क्लिपबोर्ड ग्रुप फॉन्ट ग्रुप हो गया था। अब हम देखते हैं अलाइनमेंट ग्रुप। तो अलाइनमेंट ग्रुप में क्या है कि जो भी हम वैल्यूज हो, चाहे नंबर्स हो, टेक्स्ट हो, कुछ भी हो जो हम लिखते हैं, उसके अलाइनमेंट कि जितने भी ऑप्शन होते हैं वो ऑप्शन हमें मिलते हैं अलाइनमेंट ग्रुप में। और ये होता कहाँ है? होम टैब में। जैसे मैं यहाँ पे कुछ लिख के दिखाता हूँ आपको। जैसे देखिए, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा मोहन। देखिए मोहन क्या है? टेक्स्ट है। तो एक्सेल में क्या है कि जब भी हम कोई टेक्स्ट करते हैं टाइप, तो बाय डिफॉल्ट हो जाता है लेफ्ट अलाइनमेंट में। और अगर कोई हम नंबर करते हैं टाइप, तो वो जाता है राइट अलाइनमेंट में। देखिए मैंने नंबर में लिख रहा हूँ राइट अलाइन, नंबर जो लिख रहा हूँ वो टाइप हो रहा है लेफ्ट अलाइनमेंट में, और जैसे ही एंटर करूंगा तो ये चला जाएगा राइट अलाइनमेंट में। ठीक है। अब अलाइनमेंट की बात करें तो एक्सेल में टोटल 6 अलाइनमेंट्स होते हैं। कौन कौन से? लेफ्ट अलाइनमेंट, देखिए लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट और राइट अलाइनमेंट, टॉप अलाइनमेंट, मिडिल अलाइनमेंट और बॉटम अलाइनमेंट। तो नीचे के जो 3 अलाइनमेंट्स आपने देखे, लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट और राइट अलाइनमेंट, ये तो काम करते हैं आराम से। जैसे ये 54 है, अगर इसे हम अब ये लेफ्ट अलाइनमेंट में है, अगर मैं इसे सेंटर अलाइनमेंट करूं तो ये काम करेगा। देखिए लेफ्ट अलाइनमेंट किया, हो गया, सेंटर भी हो गया और राइट भी हो गया। लेकिन ऊपर के जो 3 हैं, टॉप अलाइनमेंट, देखिए क्लिक किया कुछ नहीं हुआ, मिडिल किया तब भी कुछ नहीं हुआ, और बॉटम किया तब भी कुछ नहीं हुआ। तो ये यूज हम करेंगे कैसे फिर? इसके लिए क्या करना होगा, देखिए इनका यूज क्या होता है कि जब आपके सेल की विड्थ, जो उसकी डिफॉल्ट विड्थ है, उससे ज़्यादा हो, जो डिफॉल्ट विड्थ है उससे अगर कुछ ज़्यादा है, तो उस केस में ऊपर के तीनों अलाइनमेंट काम करते हैं। जैसे देखिए एक बार हम यहाँ एक काम करते हैं, यहाँ इसके रो के हाइट को हम बढ़ा देते हैं। अब देखिए, अब अगर हम करें तो ये तीनों काम करेंगे, और नीचे के जिस भी अलाइनमेंट में आप होंगे उसी अलाइनमेंट के हिसाब से ये तीनों भी काम करते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ लेफ्ट अलाइनमेंट में हूँ तो ये तीनों भी लेफ्ट में ही काम करेंगे। अगर हम सेंटर में हैं तो ये तीनों सेंटर अलाइनमेंट में काम करेंगे। राइट में है तो राइट अलाइनमेंट में तीनों काम करेंगे। ठीक है। तो ये था हमारा अलाइनमेंट। अलाइनमेंट का मतलब सिंपल क्या होता है? लिखने का तरीका, कि आपने कहाँ से स्टार्ट किया, कहाँ खत्म किया। नॉर्मली क्या होता है कि हम जो भी लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट से शुरू करते हैं और राइट हम खत्म करते हैं। यही तो होता है। हम इंग्लिश लिखे या हिंदी लिखे, कुछ भी लिखते हैं तो हम लेफ्ट से शुरू करते हैं और राइट पे खत्म करते हैं। एक्सेल में भी सेम वैसे ही है कि आप यहाँ से शुरू करके यहाँ खत्म कर रहे हैं, लेकिन अगर चाहें हम तो अपने नीड के हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसके अलाइनमेंट को चेंज कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद, अलाइनमेंट के बाद हमें दिखता है ओरिएंटेशन का ऑप्शन। ये क्या करता है कि जैसे मैंने ये वैल्यू कुछ 54 है टाइप कर रखा है, इसको चाहता हूं मैं मूव करवाना, क्लॉकवाइज, एंगल क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज, या फिर मैं चाहता हूं कि 30 डिग्री क्लॉकवाइज मूव हो जाए या -30 डिग्री मूव हो जाए। तो उसमें हेल्प करता है हमारा कौन? ओरिएंटेशन। जैसे ये 54 मैंने टाइप कर रखा है, यहाँ मैं ओरिएंटेशन पे जाता हूँ और एंगल काउंटर क्लॉकवाइज करके देखता हूँ। देखिए तो उस हिसाब से ये क्या हो रहा है, मूव हो रहा है। वर्टिकल में ऐसे होगा, फिर रोटेट टेक्स्ट अप और रोटेट टेक्स्ट डाउन। जैसे ये मोहन है, इसे करके देखते हैं। यहां से किया हमने एंगल काउंटर क्लॉकवाइज, उसके बाद एंगल क्लॉकवाइज, वर्टिकल टेक्स्ट, रोटेट टेक्स्ट अप, रोटेट टेक्स्ट डाउन। ठीक है। अब रोटेट टेक्स्ट अप में देखा होगा आपने, देखिए डाउन में क्या हुआ, जो हम नाम शुरू किया एम से शुरू किया है,
तो एम ऊपर है बाकी एन नीचे। अप में क्या है देखिए, हुआ स्टार्ट एम से ही है, लेकिन एम नीचे की तरफ है, एन ऊपर की तरफ है। अब बात ये रही कि ये तो चलिए, ये तो जो पहले से बाय डिफॉल्ट जो ऑप्शन दिए गए हैं एक्सेल में वो है, लेकिन मुझे इसको जो मोहन मैंने टाइप कर रखा है उसको मुझे 30 डिग्री मूव करवाना है। तो उसके लिए क्या करना है हमें, इसके लिए हम जाएंगे यहाँ से, यहाँ क्लिक कर देंगे ओरिएंटेशन पे, फिर फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट पे जाएंगे, बॉक्स खुलेगा हमारे पास। अब यहाँ से क्या है, हम चाहें तो ये देखिए आप देख सकते हैं, यहाँ से हम चाहें तो ओरिएंटेशन का सेक्शन अलग से बना हुआ है, हम इसके अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। देखिए जैसे मैंने इसको कर दिया 45 डिग्री। अब ओके करते हैं, ये मूव हुआ। फिर यहाँ से ऐसे ही, जैसे मैं इसको यहाँ से उठा के अगर मैं ऐसे कर दूं -55 डिग्री, -52 हो गया। तो आप यहाँ से चाहें तो इसकी डिग्री को खुद भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो या तो आप इसके जो ये जो इसकी जो सुई बनी हुई है जो क्लॉक की तरह है, तो उसको भी आप कर सकते हैं मूव, या फिर आप चाहें तो यहाँ आप सेलेक्ट करके भी यहाँ पे और खुद से भी आप टाइप कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ डाल दिया 10 डिग्री और ओके करते हैं, ये 10 डिग्री मूव हो गया। नॉर्मल करना है तो नॉर्मल के लिए फिर हम क्या करेंगे, सेम ओरिएंटेशन पे ही जाएंगे, फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट पे जाएंगे और यहाँ इसको क्या कर देंगे, यहाँ से 0 और ओके, नॉर्मल हो जाएगा। तो फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट पे जाने के लिए आप या तो आप यहाँ से जा सकते हैं या फिर अलाइनमेंट के डायलॉग बॉक्स लॉन्चर से भी जा सकते हैं। और एक बात, चाहे क्लिपबोर्ड का डायलॉग बॉक्स हो या फॉन्ट का हो या अलाइनमेंट का हो या नंबर का हो, इनमें से किसी भी ग्रुप के डायलॉग बॉक्स लॉन्चर को अगर आपको लॉन्च करना हो, ओपन करना हो शॉर्टकट से, तो इसके लिए क्या है शॉर्टकट, Ctrl+1। Ctrl+1 करेंगे आप तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे क्या है, जितने भी होम टैब में ग्रुप हैं वो हर एक ग्रुप दिख रहा है। देखिए बस ये है कि क्या है, ये यहाँ क्लिपबोर्ड से स्टार्ट है, लेकिन इस बॉक्स में नंबर से स्टार्ट है, नंबर, अलाइनमेंट, फॉन्ट, बॉर्डर, फिल, प्रोटेक्शन, ये सारे हैं। तो अभी नंबर हमने किया नहीं, आज हम करेंगे। अलाइनमेंट हम अभी कर रहे हैं, फॉन्ट हमने कर लिया है और फॉन्ट में ही आपको दिख गया था बॉर्डर का ऑप्शन, फिल का ऑप्शन। और ये प्रोटेक्शन क्या होता है ये हम आगे देखेंगे कि इसका काम क्या है, ये कैसे हमारी हेल्प करता है, वो हम आगे की क्लास में देखेंगे। अभी हम देखते हैं अलाइनमेंट, ठीक है। तो ये था हमारा ओरिएंटेशन। इसके बाद क्या है, इंडेंट। तो इंडेंट क्या करता है कि ये जो हमने मार्जिन बना रखा है, जो हमने अपने पेज का मार्जिन बना रखा है, उस मार्जिन के अंदर हमारे जो भी वैल्यूज है उस वैल्यू को सेट करता है, ठीक है। पहला जो ऑप्शन इसमें होता है वो होता है डिक्रीज इंडेंट का, डिक्रीज इंडेंट है ये, और ये है इंक्रीज इंडेंट, ठीक है। तो डिक्रीज इंडेंट से क्या होगा कि जो भी वैल्यू है आपकी वो आपके मार्जिन के अकॉर्डिंग आप उसको लेफ्ट साइड में सेट कर सकते हैं। और इंक्रीज इंडेंट से क्या होगा कि जो भी आपकी वैल्यू है वो आपके मार्जिन के हिसाब से आप उसको राइट साइड में एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे मोहन अभी मैंने टाइप कर रखा है और मोहन क्या है, मेरा टेक्स्ट है, और टेक्स्ट हम जानते हैं कि बाय डिफॉल्ट लेफ्ट अलाइनमेंट होता है। अगर मैं यहाँ क्लिक करूँ डिक्रीज अलाइनमेंट पे, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर मैं इंक्रीज इंडेंट करूँ तो देखिए राइट साइड में गया ये। तो इस तरीके से हम चाहें तो इसे सेट कर सकते हैं। एक बात और कि इस इंडेंट का ज्यादातर यूज होता कहाँ है, एमएस वर्ड में। एक्सेल में भी होता है, एक्सेल में होता है तभी हमारे पास ये ऑप्शन दिया भी गया है, लेकिन एक्सेल से ज्यादा यूज इसका कहाँ होता है, एमएस वर्ड में। आगे देखते हैं। अब इसके बाद है रैप टेक्स्ट। अब रैप टेक्स्ट क्या करेगा, जैसे मैंने लिखा मोहन, अब क्या है कि मैं बस मोहन लिख रखा था, अब मैं मोहन का पूरा नाम टाइप करता हूं कि मोहन कुमार शर्मा, ठीक है।
अब आप देख सकते हैं कि मोहन कुमार शर्मा किया है टाइप, तो मैंने टाइप किया है एम कॉलम में, लेकिन ये क्या कर रहा है कि जा रहा है ओ कॉलम तक, ये ओ कॉलम तक को ओवरलैप कर रहा है। मैं चाहता हूं कि जो मैंने टाइप कर रखा है मोहन कुमार शर्मा, ये मेरे एम कॉलम का जो M10 सेल है उसी सेल के अंदर एडजस्ट हो जाए। तो इस चीज में हेल्प करेगा कौन, हमारी रैप टेक्स्ट। करना क्या है, सिंपल, हमने किया टाइप मोहन कुमार शर्मा, फिर करेंगे एंटर, दोबारा जाएंगे मोहन कुमार शर्मा में के वाले सेल में, और फिर कर देंगे क्लिक रैप टेक्स्ट पे। अब देखिए क्या हुआ कि मोहन कुमार शर्मा M10 में ही सेट हो गया, एडजस्ट हो गया। ये नॉर्मल करना है तो फिर से क्या करेंगे, रैप टेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, नॉर्मल हो जाएगा। तो ये तो बात रही हम माउस से कैसे करेंगे। अगर सेम काम हमें कीबोर्ड से करना हो तो कीबोर्ड से कैसे करेंगे। कीबोर्ड से करने के लिए क्या है, पहला काम, पहले टाइप किया आपने मोहन कुमार शर्मा, फिर एंटर किया, दोबारा जाएंगे मोहन कुमार शर्मा में। इसके बाद क्या करना है कि आपको एक्सेल को बताना है कि मुझे मोहन के बाद कुमार से करना है रैप टेक्स्ट, या शर्मा से करना है, या कुमार शर्मा दोनों को करना है। तो करेंगे क्या, F2 करेंगे, और F2 से क्या होता है, सेल एडिट होता है। तो सेल एडिट मोड पे गए, इसके बाद हम जाएंगे मोहन और कुमार के बीच में और प्रेस कर देंगे ऑल्ट के साथ एंटर। तो देखिए ऑल्ट एंटर किया तो मोहन कुमार शर्मा था तो कुमार शर्मा नीचे आया। अब क्या करेंगे, कुमार के बाद जाएंगे कुमार और शर्मा के बीच में, फिर ऑल्ट एंटर कर देंगे। अब देखिए ये क्या हुआ, ये रैप टेक्स्ट हो गया। और अब देखिए रैप टेक्स्ट खुद ब खुद सेलेक्ट भी हो चुका है, उस पर जबकि हमने क्लिक नहीं किया था। तो रैप टेक्स्ट अगर करना हो कीबोर्ड से तो शॉर्टकट सिंपल है, रैप कंट्रोल सॉरी ऑल्ट एंटर। लेकिन आपको करना क्या होगा कि आपको सेल के एडिट मोड पे जाना होगा और आपको अपनी जिस भी वैल्यू को रैप टेक्स्ट करना है, रैप करना है, वहां पे जाके कर्सर को वहां रख के तब ऑल्ट एंटर करना होगा, तब जाके रैप टेक्स्ट होगा। नॉर्मल करना है तो फिर से क्या करेंगे, यहाँ क्लिक कर देंगे, नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा रैप टेक्स्ट। अब इसके बाद क्या है, रैप टेक्स्ट के जस्ट नीचे आप देख सकते हैं मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन। अब मर्ज एंड सेंटर क्या करेगा, देखिए जैसे मैंने लिखा है मोहन कुमार शर्मा, तो यहाँ भी सेम क्या है कि मोहन लिखा है हमने M कॉलम में M10 में, लेकिन ये हो क्या रहा है, ये N और O तक जा रहा है। अगर मैं रैप टेक्स्ट करता हूं तो क्या होता है कि जो मेरा सेल है सेल की विड्थ बढ़ जा रही है। मैं चाहता हूं सेल की विड्थ ना बढ़े। अगर रैप टेक्स्ट नहीं करता हूं तो देखने में अच्छा भी नहीं लग रहा। तो क्यों ना ऐसा करें हम कि ये M10 N10 और O10 को मर्ज कर दे, मीन्स तीनों को एक ही सेल बना दे। तो उस केस में हेल्प कौन करेगा, हमारा मर्ज। अब मर्ज के अंदर भी अलग अलग ऑप्शन हमें देखने को मिलते हैं। देखिए जैसे देखिए अगर आप मर्ज पे जाएं अगर आप, तो यहाँ मिलता है मर्ज एंड सेंटर, मर्ज अक्रॉस, मर्ज सेल और अनमर्ज सेल्स। तो अनमर्ज सेल तो सिंपल है, मर्ज होगा तो अनमर्ज कर देगा ये। तो इसको एक बार हम नॉर्मल मर्ज करते हैं। नॉर्मल मर्ज के लिए क्या करेंगे, अपने वैल्यू पे जाएंगे, जहां भी जिस भी सेल में वैल्यू टाइप कर रखी है हमने, फिर क्या करेंगे, ये वैल्यू हमारी जहां तक जा रही है, जिस सेल तक जा रहा है उस वहां तक हम कर लेंगे सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, यहां से जाएंगे और आप या तो मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कर सकते हैं, मर्ज सेल पे भी क्लिक कर सकते हैं। मर्ज सेल पे करेंगे तो क्या होगा, मर्ज हो जाएगा, सिंपल। लेकिन अगर आपको क्या करना है कि मर्ज भी करना है और साथ में अपने वैल्यू को सेंटर अलाइनमेंट में भी लेके आना है, तो उस केस में हेल्प करेगा कौन, हमारे मर्ज एंड सेंटर। क्लिक सेलेक्ट किया अपने वैल्यू को जहां तक वो जा रहा था वहां उस सेल तक, फिर गए मर्ज पे और मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कर दिया। तो अब देखिए क्या हुआ कि ये मर्ज भी हो गया और सेंटर अलाइनमेंट में भी ये आ चुका है। ठीक है, तो ये तो था हमारा मर्ज एंड सेंटर, मर्ज एंड सेंटर और मर्ज सेल्स। मर्ज अक्रॉस से क्या होगा, देखिए अभी अगर इस कंडीशन में मैं मर्ज अक्रॉस करूंगा तो मर्ज ही करेगा। लेकिन मर्ज अक्रॉस का बस ये यूज नहीं है कि आपने जो वैल्यू टाइप की उस वैल्यू को आपने क्या किया कि बस मर्ज कर दिया। मर्ज अक्रॉस करता क्या है कि जैसे मुझे मर्ज करना है, लेकिन ऐसे हॉरिजॉन्टली मर्ज नहीं करना, मुझे मर्ज करना है इस टाइप से, ऐसे करके डाउन एरो, तब हेल्प करता है मर्ज अक्रॉस। तब आप देख सकते हैं कि मर्ज अक्रॉस का बेसिकली यूज है क्या। अगर इस केस में मैं नॉर्मल मर्ज करूं तो देखिए क्या होगा कि ये सबको एक ही सेल बना देगा।
अगर इसमें हम मर्ज अक्रॉस अप्लाई करें तो क्या है कि देखिए मर्ज अक्रॉस किया, अब देखिए कैसे मर्ज हुआ ये, ठीक है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, इसने क्या किया कि पूरे के पूरे सेल को उठा के एक सेल नहीं बनाया, इसने क्या किया कि रो वाइज किया है मर्ज, रो वाइज मर्ज किया है। देखिए M12 N12 O12 जहां तक सिलेक्ट हमारा था एरिया, और O15 ये है ना, M से लेके P तक के, M12 से P12 तक को इसने क्या किया, 13 14 जितना भी है उस रो को कर दिया मर्ज। तो मर्ज अक्रॉस का यूज क्या होता है कि जब हमें मल्टीपल रोज नीचे की तरफ से डाउनवर्ड्स अगर हम मर्ज करना हो तो उस केस में मर्ज अक्रॉस हमारी हेल्प करता है। ठीक है, चलिए इसे हम अनमर्ज कर देते हैं क्योंकि अभी इसकी जरूरत हमें है नहीं। यहां से जाके अनमर्ज सेल्स। अब चलते हैं हम अपने अलाइनमेंट के। देखिए अलाइनमेंट ग्रुप में जो बाहर की तरफ जितने भी ऑप्शन थे हर एक ऑप्शन को हमने देख लिया। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्योंकि नॉर्मल क्या है, नॉर्मल ऑप्शंस ही हैं। यहाँ अभी हम एक भी कैलकुलेशन का काम नहीं कर रहे हैं और ना ही कोई हम फंक्शन यूज कर रहे हैं। नॉर्मल जो ऑप्शंस है हमारे MS एक्सेल में उसको हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ऊपर जितने भी ऑप्शन थे सब हमने कर लिए यूज। अब हम क्या करेंगे, इसके डायलॉग बॉक्स में हम जाते हैं, इस पे हमने क्लिक किया, ये बॉक्स खुल के आया हमारे सामने। अब देखिए बाहर जो ऑप्शन थे वही ऑप्शन अंदर भी है, अलाइनमेंट है, ओरिएंटेशन है, सब कुछ है, रैप टेक्स्ट है। तो अब बात ये है इसके अलावा क्या ऑप्शन है हमारे पास। तो देखिए रैप टेक्स्ट हमने पहले ही कर लिया था, मर्ज सेल्स हम कर चुके हैं, श्रिंक टू फिट है। ये क्या करेगा, ये एक न्यू है, इसका क्या काम है। तो श्रिंक टू फिट क्या करता है, देखिए हम जब रैप टेक्स्ट करते हैं तो रैप टेक्स्ट की कंडीशन में क्या होता है, जब हम रैप टेक्स्ट करते हैं तो उस केस में क्या होता है कि हमारे सेल की विड्थ या रो की विड्थ बढ़ जाती है। मर्ज सेल्स में क्या होता है कि ये जो जितने भी सेल्स हैं जहां तक हमारी वैल्यू जा रही है उन सबको क्या करता है, वो मर्ज करके एक सेल बना देता है। अगर हमें चाहिए कि नहीं जो मैंने वैल्यू टाइप कर रखी है वो वैल्यू जिस सेल में है उस सेल के अंदर ही वो एडजस्ट हो जाए, मतलब कि जब मैं अपने वैल्यू को एडजस्ट करूं तो उस केस में मेरे सेल की भी विड्थ ना बढ़े ना मेरे रो की विड्थ बढ़े, वो जितना है उतना ही रहे। तो वहां हेल्प करता है श्रिंक टू फिट। क्या करेंगे, अपनी जो भी वैल्यू है टाइप करेंगे, फिर एंटर करके दोबारा उसी वैल्यू पे जाएंगे और सिलेक्ट हमें नहीं करना कुछ भी, जहां हमने वैल्यू टाइप कर रखा है उसी सेल में रहेंगे और यहां से अलाइनमेंट के डायलॉग बॉक्स पे जाके श्रिंक टू फिट पे क्लिक कर देंगे और ओके कर देंगे। अब देखिए क्या हुआ, श्रिंक टू फिट। श्रिंक का मतलब क्या होता है, सिकुड़ जाना। तो इसने क्या किया कि इस वैल्यू जो हमने टाइप की थी, जो टेक्स्ट हमने टाइप कर रखा था मोहन कुमार शर्मा, उसको सिकोड़ के उसी सेल में एडजस्ट कर दिया। ना इसमें क्या हुआ, आपके सेल की हाइट बढ़ी ना आपके रो की विड्थ बढ़ी, जो था पहले से उसकी विड्थ थी, पहले से उसकी हाइट थी वही सेम रह गई। हमारे वैल्यू की जो हाइट थी या साइज था वो कम हो गया और वो क्या हो गया, उस सेल के अंदर ही एडजस्ट हो गया। तो श्रिंक टू फिट हमारे इसमें हेल्प करता है। तो अलाइनमेंट ग्रुप में क्या है कि यही ऑप्शन हमें देखने को मिलते हैं सिर्फ और सिर्फ। अलग से अगर देखें तो श्रिंक टू फिट का, दोबारा इसमें से क्लिक हटा के अगर ओके कर दें हम तो नॉर्मल हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये था हमारा क्या, श्रिंक टू फिट। अब श्रिंक टू फिट के बाद क्या है, नेक्स्ट जो है वह है नंबर ग्रुप। नंबर ग्रुप में क्या होता है कि देखिए जैसे आप कोई भी वैल्यू टाइप करते हैं एक्सेल के अंदर, तो उसमें क्या है कि उसके फॉर्मेट को डिफाइन करता है नंबर ग्रुप। जो भी वैल्यू टाइप कर रहे हैं, आप टेक्स्ट कर रहे हो टाइप, आप नंबर कर रहे हो टाइप, जो भी आप टाइप कर रहे हैं उसके फॉर्मेट को डिफाइन कौन करता है, नंबर ग्रुप। हम चाहें अगर अपने अकॉर्डिंग तो उसके फॉर्मेट को चेंज भी कर सकते हैं। अगर मुझे चाहिए कि नहीं मैंने जो नंबर टाइप कर रखा है उसको करेंसी में कन्वर्ट करना है, या फिर अकाउंटिंग में करना है, डेसिमल में करना है, फ्रैक्शन में, परसेंटेज में, साइंटिफिक, जिसमें भी करना है उस सब में हेल्प कौन करता है, हमारी नंबर फॉर्मेटिंग। चलिए हम देखते हैं कि नंबर फॉर्मेटिंग कैसे यूज हम करेंगे। ये देखिए
ये रहा सामने नंबर फॉर्मेटिंग हमारा नंबर ग्रुप। और नंबर ग्रुप में पहले एक बॉक्स बना हुआ है सामने, जिसके अंदर आपको दिख रहा होगा लिखा हुआ है जनरल। अब जनरल लिखा हुआ है, इसमें अगर आप जाएं तो हमें क्या क्या ऑप्शन दिखने को मिलते हैं। पहले तो जनरल है, फिर नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, टाइम, परसेंटेज, फ्रैक्शन, साइंटिफिक टेक्स्ट। ठीक है, ये सारे मिलते हैं। बाय डिफॉल्ट क्या है कि एक्सेल का कोई भी वर्जन आप उठा ले एमएस ऑफिस का, तो उसमें एक्सेल में आपको इस नंबर ग्रुप में इस बॉक्स में जनरल ही देखने को मिलेगा। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है कि जनरल ही है? तो सिंपल सी बात है, इतना आप समझ सकते हैं कि अगर यहाँ पे जनरल की जगह अगर नंबर हो, तो सोचिए कि मोहन जो मैंने लिखा है ये तो नंबर नहीं है, ये क्या है, टेक्स्ट है। अगर मैं यहाँ पे सपोज मैंने लिख दिया 52, मैंने यहाँ लिख दिया 52 लिख दिया मैंने, तो अब 52 क्या है, 52 तो नंबर है ना, ये टेक्स्ट तो है नहीं। अगर यहाँ सपोज अगर यहाँ पे टेक्स्ट के अलावा अगर मान लें कि यहाँ पे हम डेट ले लेते हैं, तो डेट है नहीं। अगर यहाँ डेट ले लिया तो ये है नंबर, लेकिन उसको कंसीडर करेगा एक्सेल क्या, डेट। तो जनरल से क्या होगा कि जनरल जो नंबर ग्रुप के अंदर जो जनरल होता है वो आपको अलाउ करता है कि आप जो वैल्यू चाहे वो वैल्यू अपने एक्सेल में टाइप कर सकते हैं, उस हर एक वैल्यू को एक्सेल एक्सेप्ट करेगा। हाँ, आपको अगर वो फॉर्मेट नहीं चाहिए नंबर का तो आप उसको चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। जैसे 52 है, मुझे इसे परसेंटेज में चेंज करना है या करेंसी में चेंज करना है, तो क्या करूंगा, मैं यहाँ करेंसी पे क्लिक कर दूंगा। देखिए डॉलर का साइन लग गया, या करेंसी में कन्वर्ट हो चुका है। नंबर में चेंज करना हो तो नॉर्मल यहाँ क्लिक करके क्या करेंगे कि नॉर्मल हम नंबर पे क्लिक कर देंगे, नंबर में कन्वर्ट हुआ। इसके अलावा एक चीज और क्या है कि आप चाहते हैं कि नहीं मैं यहाँ ये कन्वर्ट ना हो, मैं क्या करूँ कि बस देख लूँ ऊपर ऊपर से। तो होता है क्या है कि जब भी आप कोई वैल्यू टाइप करके नंबर फॉर्मेटिंग पे जाते हैं, नंबर ग्रुप पे जाते हैं, तो वहाँ क्या होता है कि ऊपर ही ये हमें सैंपल दिखा देता है कि अगर आप इसको किसी पर्टिकुलर किसी फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हो तो कन्वर्ट करने के बाद रिजल्ट या आउटपुट आपके सामने क्या आने वाला है। जैसे 52 है मेरे पास, जनरल में क्या है, नो स्पेसिफिक फॉर्मेट, नंबर में ये आपका सामने आएगा रिजल्ट या आउटपुट, करेंसी में ये आने वाला है, अकाउंटिंग में भी ये आएगा, शॉर्ट डेट रहा, लॉन्ग डेट, टाइम, परसेंटेज, फ्रैक्शन, साइंटिफिक टेक्स्ट। तो सैंपल पहले ही दिए गए हैं, तो हमें जरूरी नहीं है कि हम क्लिक करके ही देखें। आप चाहें तो क्लिक भी कर सकते हैं, क्लिक करने का मन नहीं है, ऊपर से बस एक प्रीव्यू देखना है या सैंपल देखना है, तो बस नॉर्मल उस वैल्यू को क्लिक करके टाइप करके और यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, अब बात ये रही कि ठीक है ये तो हमने देख लिया, अगर हम इसे करेंसी में करें तो ऐसा होता है और अकाउंटिंग में करें तो ऐसा है। मतलब क्या है कि सिंपल सा एक डिफरेंस है, करेंसी में किया, करेंसी में कन्वर्ट किया तो जो करेंसी का साइन है उसके जस्ट लेफ्ट में लगा, अकाउंटिंग में भी लेफ्ट में लगा लेकिन थोड़ा सा हट के लगा। लेकिन जैसे ही नंबर इंक्रीज होगा, मतलब 2 डिजिट का नंबर है, ये 4 डिजिट या 5 डिजिट का बन जाए, तो करेंसी में कन्वर्ट करे या नंबर में कन्वर्ट करे, डॉलर का साइन जहाँ है वही रहेगा। अभी डिस्टेंस जो दिख रहा है डिस्टेंस आपको नहीं दिखने वाला। जैसे देखिए मैं यहाँ टाइप कर देता हूँ ये नंबर 1, तो देखिए मेरा एक कन्वर्टेड किस में है, अकाउंटिंग में, कोई डिस्टेंस नहीं है करेंसी का नंबर से। अगर मैं नंबर में कन्वर्ट करूं तब भी वही सेम आने वाला है, सॉरी नंबर नहीं, अकाउंटिंग, अकाउंटिंग में भी वही आएगा और करेंसी में भी वही सेम आने वाला है। तो यही चीज है। अब एक चीज और, ये 52 है, प्रॉब्लम हमारे सामने कब आती है, प्रॉब्लम क्या, मैंने बहुत से लोग इस पर ध्यान भी नहीं देते कि 52 है, ठीक है, करेंसी में किया डॉलर का साइन लगा, अकाउंटिंग में किया डॉलर का साइन लगा, लेकिन जब हम इसे शॉर्ट डेट में कन्वर्ट करते हैं तो ये डेट आ जाता है अपने आप। अब ये क्यों आ गया, 21 फरवरी 1900 कैसे आ गया अपने आप, मतलब कि किस हिसाब से आ गया 21 फरवरी 1900, हमें तो बताया नहीं था इसे कि ये डेट ला के देना, और यही डेट क्यों आया, आज की डेट क्यों नहीं आई फिर। तो हो सकता है आपको उसका रीजन पता हो, अगर नहीं है पता तो मैं बताता हूँ। होता है क्या है कि एक्सेल में मेन जो कैलेंडर है या फिर एक्सेल में जो भी हम मतलब कि कैलेंडर ही बोल सकते हैं, जो स्टार्ट होता है एक्सेल का वो होता है स्टार्ट 1 जनवरी 1900 से। ये क्या करता है, हर एक दिन की काउंटिंग जो शुरू करता है एक्सेल वो 1 जनवरी 1900 से करता है। हाँ, अगर आप चाहेंगे तो 1 जनवरी 1900 से पहले के भी पीछे की हुई डेट टाइप जरूर कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं,
लेकिन एक्सेल का अपना जो कैलेंडर जो इसमें फीड किया गया है वो 1 जनवरी 1900 से स्टार्ट होता है। यानी कि एक्सेल में क्या किया गया है कि हर एक डेट के लिए एक सीरियल नंबर या एक वैल्यू डिफाइन कर दी गई है, और उसके हिसाब से क्या करता है कि एक्सेल हमें टोटल डे जो भी हम डेट देंगे उस डेट का या उस डेट का क्या करता है, हमें टोटल नंबर ऑफ डेज निकाल के देता है। अब यहाँ मैंने 52 किया था तो एक्सेल ने क्या माना कि 52 का मतलब ये हुआ कि एक 52 नंबर है, हमने किया है नंबर टाइप, लेकिन जैसे ही डेट में कन्वर्ट किया तो एक्सेल ने उसको क्या किया, डेज मान लिया, दिन मान लिया, कि मतलब 1 जनवरी 1900 से 52 डेज आगे का डेट। देखिए 52 था यहाँ पे, 21 फरवरी आया। जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31 दिन, ठीक है, 31 दिन होते हैं। हमने टाइप किया था 52। अब खुद सोचिए कि 52 में से 52 डेज हैं, उसमें से 31 दिन तो गए जनवरी के, बचे कितने, 21 दिन। 21 दिन का मतलब वो किस महीने में चला जाएगा, जनवरी तो पूरा गया, तो अब जाएगा फरवरी में। तो इसीलिए फरवरी में क्या आया, 21 फरवरी 1900, क्योंकि हमने कोई डेट टाइप नहीं कर रखा था, हमने सिंपल एक नॉर्मल दे दिया था, हमने एक रैंडम नंबर लिख दिया और हमने बोल दिया एक्सेल को कि इसको डेट में कन्वर्ट करो। तो एक्सेल क्या करेगा, फिर जो जहां से इसका डेट, इसका कैलेंडर शुरू हुआ था वहां से ये काउंटिंग करना शुरू करेगा, और वहां से लेके 52 डेज जहां खत्म हो गया होगा वहां की डेट हमें निकाल के दे देगा। तो 52 डेज अगर 1 जनवरी से काउंट करें तो 21 तारीख पे खत्म होता है, इसलिए 21 फरवरी आ रहा है। अगर यहाँ पे हम सपोज 45 हमने किया होता, 45 का सिंपल मतलब क्या है, 1.5 महीना हुआ, ठीक है। इसका मतलब सिंपल 1.5 महीना हुआ। अगर इसको डेट में कन्वर्ट करें तो देखिए क्या आता है, 14 फरवरी 1900, और उस दिन मंगलवार था, ठीक है। तो ये भी कैसे होगा, सिंपल, आपने क्या 45, तो देखिए जनवरी में होते हैं 31 दिन, 31 दिन में से अगर आप 45 को माइनस करेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा कि कितना, 14। तो अब 45 डेज में से 31 डेज तो चले गए जनवरी में, बचे 14 दिन, तो वो कहाँ आने वाला है, वो आएगा फरवरी में। यानी कि 45 को आपने अगर डेट में कन्वर्ट किया तो वो आ गया, उसने टोटल कैलकुलेशन करके क्या दिया कि 14 फरवरी, यानी कि 45 डेज के बाद कौन सी डेट होगी, 14 फरवरी की। अगर हम आज की डेट देख ले, जैसे देखिए आज की डेट हम देखें, या कोई भी डेट हम ले लेते हैं, जैसे कि मान गए कि आज की डेट लेते हैं हम 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल हमने लिया। अब इसको आप जरा नॉर्मल करके देखिए, जैसे ये था ना, इस नॉर्मल हम कर दे, जैसे जनरल में कर दे तो फिर से वही डेज आ जाएंगे, वही नंबर्स आ जाएंगे। अब जरा इसे आप, ये डेट है, इसे नॉर्मल कीजिए, मतलब कि यहाँ जनरल फॉर्मेट अप्लाई करके देखिए, देखिए क्या आया, 45,017। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 जनवरी 1900 से लेके 1 अप्रैल 2023 तक, अभी तक टोटल 45,017 दिन बीत चुके हैं। आज का जो दिन है 1 जनवरी 1900 से अभी तक आज का दिन 45,017वां है। तो ये मेन जो मतलब कि कॉन्सेप्ट जो है डेट के पीछे का है एक्सेल में। तो आप होप आपको समझ में आया होगा कि मैं बताने की कोशिश क्या कर रहा हूं। आगे बढ़ते हैं अब। इसके बाद देखिए यहाँ नीचे डॉलर है, परसेंटेज है और कॉमा है, तो ये सब आपको यहाँ भी मिले थे, देखिए परसेंटेज, फ्रैक्शन, सब कुछ है। ये डेसिमल इंक्रीज डिक्रीज करने का है, जैसे मान के मैंने यहाँ पे कुछ नंबर लिखा है ऐसे करके, अब डेसिमल के बाद का नंबर नहीं चाहिए मुझे, इंक्रीज डिक्रीज करना है, तो इससे देखिए इंक्रीज हो गया, इससे डेसिमल के बाद नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, और यहाँ करेंगे तो डिक्रीज होंगे, ठीक है। तो ये इंक्रीज डिक्रीज का ऑप्शन है जो बाहर की तरफ है। अब क्या है, देखिए ये तो कुछ फॉर्मेट ऐसे थे कि जो कि एक्सेल में पहले से ही होते हैं, तो आपने क्या किया कि उसके अकॉर्डिंग आपने इसे कन्वर्ट कर दिया अलग अलग फॉर्मेट में, ठीक है।
लेकिन ऐसा हो कि आपको जो कन्वर्ट करना है, जो फॉर्मेटिंग आपको चाहिए किसी स्पेसिफिक फॉर्मेट में कन्वर्ट करना हो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे? ठीक है, जैसे मुझे किसी स्पेसिफिक कोई फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट में मुझे किसी भी वैल्यू को कन्वर्ट करना है, और वो फॉर्मेट जो है यहाँ एक्सेल में नंबर ग्रुप में दिया ही नहीं गया है। तो उसके लिए क्या है कि एक्सेल में पहले से आपके लिए प्री डिफाइंड एक ऑप्शन है जिसे यहाँ हम बोलते हैं कस्टम फॉर्मेट। देखिए यहाँ क्लिक किया तो मोर नंबर फॉर्मेट्स आया, क्लिक करेंगे तो सेम ये आ जाएगा, ये बॉक्स खुल के। यहाँ से आप किसी भी वैल्यू के फॉर्मेटिंग को अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग आप कस्टमाइज आराम से इसे कर सकते हैं। तो एक तो यहाँ से जा सकते हैं, दूसरे हम कहाँ से जा सकते हैं? डायलॉग बॉक्स पे क्लिक करके डायरेक्ट जा सकते हैं। तीसरा बताया था आपको शॉर्टकट Ctrl+1, इसे भी जा सकते हैं। अब बात यह है कि कुछ हम एग्जाम्पल लेते हैं समझने के लिए। जैसे स्कूल या कॉलेज में या फिर किसी ऑफिस में आपने देखा होगा, जैसे स्कूल में है या फिर हम किसी ऑफिस की बात लेते हैं कि जितने भी एम्प्लॉय काम करते हैं उन हर एक एम्प्लॉय की एक सीरियल नंबर या फिर एम्प्लॉय आईडी होती है। ठीक है, तो उस एम्प्लॉय आईडी में देखा होगा कि कुछ वैल्यूज ऐसी होती है जो फिक्स होती हैं, कुछ वैल्यूज ऐसी होती है जो फिक्स नहीं होती, वो रिपीटेबल वेरिएबल होती है, चेंज हो रही होती है। अब टाइप करने को हम टाइप तो कर सकते हैं आराम से, लेकिन फिर वो है क्या कि मान जाइए कि ऐसे 10,000 एम्प्लॉय हैं और उन 10,000 एम्प्लॉय का जो मतलब कि एम्प्लॉय आईडी है वो आपको टाइप करना है। तो उससे बेहतर ये नहीं होगा कि कुछ ऐसी हम सेटिंग कर ले एक्सेल में कि मैं क्या करूं कि बस सीरियल नंबर टाइप कर दूं और एक क्लिक करूं और वो उस फॉर्मेट में खुद ही कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, उस फॉर्मेट में खुद ही कन्वर्ट हो जाए। जैसे मैं यहाँ एग्जांपल ले रहा हूं, मैं यहाँ लिख दिया एम्प्लॉय आईडी, और यहाँ एम्प्लॉय आईडी मैंने लिखी सिंपल सी EMP001, फिर EMP002, फिर EMP003। अब सोचिए कि ऐसे 10,000 एम्प्लॉय हैं और उन 10,000 एम्प्लॉय आईडी आप इस तरीके से अगर टाइप करते जाए EMP004, EMP005, EMP006, तो 10,000 तक टाइप करते रह जाएंगे। हाँ, एक एक करके करना हो तो एक बात है कि चलो पहले एम्प्लॉय आईडी किया, फिर उसका नेम किया, फिर उसका डिपार्टमेंट किया, फिर उसका डिजिग्नेशन, फिर उसका प्रोफाइल, सैलरी, DA, HR जो भी था आपने कर लिया सारे। लेकिन उस केस में भी क्यों ना ऐसा करे कि पता है कि हाँ एक 1 by 1 हम कर रहे हैं टाइप, कि पहला एम्प्लॉय आईडी 1 होगा, फिर उसका 2, फिर 3, 4, 5। तो क्यों ना ऐसा करें कि हाँ नंबर टाइप करें 1, 2, 3, 4, 5, और उसके बाद क्या करें 10,000 तक कर लें टाइप, और करने के बाद फिर क्या है कि बस एक सेटिंग कर ले, क्लिक करें और उसके आगे EMP001, EMP002, EMP003 खुद ही लिखा आ जाए। तो इसमें हेल्प कौन करेगा? हमारे नंबर फॉर्मेटिंग। कैसे करेंगे देखते हैं। मैं क्या करता हूँ, सिंपल अभी यहाँ नंबर टाइप करता हूँ और इन दो नंबर को मैं कर देता हूँ ड्रैग, क्योंकि नंबर लिखने में कुछ नहीं है। आप सिंपल यहाँ जाके नंबर लिख लीजिए और नंबर लिख के इसको कर लीजिए ड्रैग। आप इसे मैंने 10 तक कर लिया ड्रैग। ठीक है, अभी हम 10 से लेके चलते हैं कि 10 एम्प्लॉई है हमारे पास, 10। अब क्या करना है हमें कि नंबर्स को सेलेक्ट करके ही रखना है। नंबर्स जो है हमारे सीरियल नंबर जो भी है उनको सेलेक्ट करके ही रखना है। फिर हम जाएंगे कहाँ? कस्टम नंबर फॉर्मेटिंग पे। यहाँ कस्टम पे क्लिक कर दिया और यहाँ क्या है कि देखिए लेफ्ट साइड में कैटेगरी वाले बॉक्स में देख सकते हैं कि जितने भी नंबर फॉर्मेटिंग का ऑप्शन होते हैं सारे आपको दिख जाएंगे। हो सकता है कि कहीं एक्स्ट्रा भी दिख जाए, जैसे देखिए जनरल, नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, डेट, टाइम, परसेंटेज, फ्रैक्शन, साइंटिफिक, टेक्स्ट, स्पेशल। तो इसमें से देखेंगे तो कुछ कुछ पहले से ही है जो
बाहर थे, कुछ नए हैं साइंटिफिक और स्पेशल वगैरह। हमें मेरा भी करना है कस्टम, तो कस्टम पे क्लिक हम करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम यहाँ राइट साइड में है, पहले सैंपल दिख रहा है, टाइप है। तो सैंपल में क्या है कि यहाँ टाइप के नीचे जो भी फॉर्मेटिंग आप यहाँ पे टाइप करेंगे या डालेंगे, उसका आउटपुट क्या आने वाला है, यानी कि वो फॉर्मेट करने के बाद अपने डिजायर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के बाद वो एक्सेल में कैसा दिखेगा, फाइनल रिजल्ट क्या होगा, वो आपको सैंपल में दिखता है। ठीक है। अब क्या है कि हमें क्या वैल्यू चाहिए, EMP001, EMP002, EMP003। तो यहाँ एक चीज गौर करने वाली बात है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि आप खुद देखिए कि यहाँ पे कौन सी ऐसी वैल्यू है जो रिपीट हो रही है और कौन से ऐसे वैल्यू है जो चेंज हो रहे हैं। तो इसमें रिपीट क्या है, EMP EMP EMP, चेंज क्या हो रहा है 1 2 3 4 सीरियल नंबर। तो जो वैल्यू रिपीट हो रही है उसे हमको क्या करना है, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना है, डबल कोट्स के अंदर, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर टाइप करना है। और वो वैल्यू जो चेंज हो रहे हैं, ज्यादा चेंज क्या होगा, नंबर। तो मतलब कि नंबर हो या कोई ऐसी वैल्यू जो चेंज हो रहा है, तो उसे हमको किससे करना है डिफाइन, 0 से। पहले काम क्या करेंगे कि टाइप के बॉक्स में आके जनरल को हम हटा देंगे, और हटाने के बाद इस बॉक्स में हम टाइप करेंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर EMP। इसके बाद कुछ ऐसी वैल्यू थी नहीं जो रिपीट हो रही हो, तो यहीं पे डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। इसके बाद अगर EMP जो है वो और जो नंबर है 001 वो, इन दोनों में कोई आपको स्पेस चाहिए तो आप स्पेस करेंगे प्रेस, स्पेस नहीं चाहिए तो नहीं करना है। मुझे स्पेस चाहिए तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे स्पेस कर दिया प्रेस। ठीक है, ठीक है। अब कर देंगे 0 और उसके बाद ओके। देखिए खुद ये कन्वर्ट हो गया। तो आसान है, कुछ इसमें करना था नहीं हमें। अब इसमें क्या है कि कितनी भी बड़ी वैल्यू हो, कितनी भी बड़ी लिस्ट हो, लंबी लिस्ट हो, आप इसके हेल्प से क्या है कि आराम से आप उसको किसी भी नंबर को या किसी भी वैल्यू को अपने रिक्वायर्ड या जो भी आपको नीड है उस फॉर्मेट में चेंज करके सेटिंग को और कन्वर्ट कर सकते हैं, आपका टाइम बच जाएगा। ये था एक एग्जांपल। सेकेंड एग्जांपल लेते हैं एक और। आपने बिल नंबर तो देखा ही होगा, बिल नंबर आपने देखा होगा। तो उस बिल नंबर में क्या है कि बिल नंबर ऐसे लिखे होते हैं, बिल नंबर या फिर इनवॉइस नंबर की बात करें, जैसे कहीं मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में आपकी नौकरी है, आप वहां जॉब कर रहे हो और आप एक्सेल में सारा डेटा मेंटेन कर रहे हैं अगर, और आपको क्या करना है, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस जितने भी इनवॉइस हैं उनको उसके सीरियल नंबर के हिसाब से मेंटेन करना है कि कब इनवॉइस बना, कब गुड्स डिस्पैच हुआ, कब इनवॉइस का पेमेंट आया, किस इनवॉइस का पेमेंट बाकी है, किससे एडवांस आया, किसको एडवांस हमने दिया है। तो ये सब अगर मेंटेन करना है तो उसमें सिंपल सी बात है, आपको इनवॉइस नंबर भी लिखना ही होगा। और ये इनवॉइस मुझे साल भर का दे दिया गया हो, आपको तो साल भर में हो सकता है कि 10,000 भी इनवॉइस हो सकते हैं, 2,000 भी हो सकते हैं, 1,00,000 भी हो सकते हैं। नॉर्मल जो इनवॉइस का जो इनवॉइस लिखने का जो तरीका होता है, हम लिखते कैसे हैं, INV/001/22 और -23 ऐसे लिखते हैं। ठीक है। सेकेंड इनवॉइस में क्या करेंगे, INV/002/22 और -23। ऐसे ही आगे INV/003/2223, INV/004/2223, INV/005/2223। तो कंटिन्यू करते हैं, तो ऐसे ही आगे हम लिखते रहते हैं। तो INV पता है, INV से क्या हुआ, इनवॉइस हुआ, 001, 002, 003 ये क्या सीरियल नंबर है, और 22-23 फाइनेंशियल ईयर है। तो अब सोचिए कि इतना हमें टाइप करना है, तो क्यों ना कुछ ऐसा करें सेटिंग पहले की ही तरह सेम, कि बस नंबर लिख दें 1 2 3 4 5, और उसको उसमें ऐसी सेटिंग हम अप्लाई करें, ऐसी सेटिंग हम लगाएं कि बस एक क्लिक करें और इस फॉर्मेट में, जो फॉर्मेट हमने लिखा है, इसमें खुद ही ये कन्वर्ट हो जाए। देखिए जैसे यहाँ लिख दिया 1, पहले की तरह 1 2, इन दोनों को किया सेलेक्ट,
और यहाँ भी क्या करते हैं, हम 10 तक ही नंबर लेते हैं। ठीक है, ये रहा। अब जाएंगे हम कहाँ, नंबर फॉर्मेटिंग पे, फिर कहाँ जाएंगे हम, कस्टम पे। कस्टम पे जाके जो भी हमें दिख रहा है उसे हटा देंगे। अब यहाँ भी सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई हमें करना है, सेम तरीका है जो हमने एम्प्लॉय आईडी के लिए किया था। अभी क्या था, हमने टाइप किया है INV/2223, INV/001/2223। तो उसमें एक चीज आपने देखा होगा, आपने गौर किया होगा, तो इसमें भी क्या है कि कुछ वैल्यू जैसी हैं जो रिपीट हो रही है, कुछ वैल्यू चेंज हो रही है। तो रिपीट में क्या है, INV/INV/INV/ और फिर /22/22/22। रिपीट क्या हो रहा, चेंज क्या हो रहा है, सॉरी चेंज क्या हो रहा है, 1 2 3 4 5 6। तो सेम वही हमें कॉन्सेप्ट लगाना है, सेम वही लॉजिक हमें लगाना है कि जो वैल्यूज रिपीट हो रही है उसे हमें कहाँ लिखना है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। और जो चेंज हो रहा है, मतलब नंबर्स जो है, उन्हें किससे डिफाइन करना है, 0 से। देखिए यहाँ क्या करेंगे, हम लिखेंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर INV INV/। अब क्या था कि देखिए हमने INV से पहले इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट किया, उसके बाद हमने क्या दिया है, स्लैश। तो इसके बाद स्लैश के बाद क्या था, 001, यानी कि उसके बाद जो वैल्यू थी वो रिपीटेड नहीं थी, वो वेरिएबल थी, वो चेंज हो रहा था। तो हमें अपने इस जो भी हमने सैंपल दे रहे हैं, जो भी हम इनपुट दे रहे हैं, उसको यहीं पे बंद करना होगा। मीन्स यहीं पे हम दे देंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा। इसके बाद नंबर था 001 002 003, तो हमने डाल दिया 0। फिर क्या था, /2223/2223/2223। तो हमें क्या करना होगा कि 2223 को भी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना होगा। क्या करेंगे, डबल कोट से स्टार्ट /22-23, और अब इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, और उसके बाद ओके। देखिए खुद ही कन्वर्ट हो गया, देख सकते हैं नीचे तक हो चुका है कन्वर्ट। तो इस तरीके से क्या है, आप चाहें तो अपने मतलब कि जो भी वैल्यू है उस वैल्यू को अपने रिक्वायर्ड या अपने डिजायरेबल जो भी नीड है आपको उस सेटिंग में, सॉरी उस फॉर्मेट में आप चेंज कर सकते हैं, जैसा भी आप चाहें उस हिसाब का। वो आप पर डिपेंड करता है कैसा करना है, कैसे करना है, किस फॉर्मेट में करना है। कॉन्सेप्ट सिंपल एक ही है कि जो भी वैल्यू रिपीट हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है, और हमें पता है कि इस वैल्यू का नेचर ही ये है कि आगे तक इसमें कुछ वैल्यू जैसी हैं जो रिपीट होंगी, कुछ ऐसी हैं जो चेंज होंगी। तो जो रिपीट हो रही है उसे हम क्या करेंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डालेंगे, और जो चेंज हो रहा है उसको हम मतलब कि नंबर, उसको 0 से डिफाइन करेंगे। सिंपल सा लॉजिक है ये। और कहाँ करना है, कस्टम फॉर्मेट में जाके। अगर एक बात मैं आपको और बता दूं कि देखिए बेसिक से लेके चल रहा हूँ, बेसिक से लेके चलने का मतलब ये नहीं कि आपको ये सब नहीं आता होगा। हो सकता है आप में से बहुत से लोगों को ये सब आता भी होगा। आपको अगर आता होगा तो आपको ये भी पता होगा कि नंबर फॉर्मेटिंग जो है, नंबर ग्रुप जो है, बहुत काम की चीज है, बहुत काम की चीज है। बहुत सारी ऐसी इंटरेस्टिंग चीज है जो हम इसे कर सकते हैं और हमारे काम को बहुत ही आसान करता है। कभी कभी क्रिटिकल सिचुएशन ऐसी आ जाती है ऑफिस में या अपने डेली वर्क में कि जहां मतलब कि हम अपनी रिपोर्ट नहीं बना पाते, उस केस में ये बहुत हेल्प करता है हमारी। ठीक है, तो कैसे करता है नहीं करता है वो हम देखेंगे आगे क्लास में, लेकिन हाँ इतना बता दूं कि ये बहुत काम की चीज है। ये आपके काम कभी ना कभी आएगा ही आएगा। जब भी आप ऑफिस में काम करेंगे तब कभी ना कभी इसकी जरूरत आपको होगी ही होगी। ऐसे एक्सेल में हर एक ऑप्शन या हर एक फॉर्मूला ऐसा है कि उसमें से हो सकता है सबकी नहीं, लेकिन हाँ किसी न किसी की जरूरत आपको होगी ही होगी। तो जितनी चीजें बताई जा रही हैं उनको आप देखें, उसको सीखें, सीख के उसको प्रैक्टिस करें, अप्लाई करना सीखें। प्रैक्टिस आपने करी अगर तो इतना तो श्योर है कि आपको आना ही आना है। ठीक है, बाकी कोई अगर प्रॉब्लम ऐसी होती है तो मैंने पहले भी कहा था कि आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लाइव क्लास होगी तो आप चैट में पूछ सकते हैं। अगर उससे भी आपकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो आप इंक्वायरी भी कर सकते हैं यहाँ पे हमारी टीम के साथ। चलिए, तो ये था हमारा नंबर फॉर्मेटिंग। अब एक और हम देखते हैं
हम एक और इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे जैसे कि ये इनवॉइस नंबर था हमारा। अब इनवॉइस नंबर के बाद मुझे क्या करना है, कोई स्कूल का रोल नंबर है जैसे, उसे लिखना है। जैसे क्लासरूम में, सॉरी, क्लासरूम में कुछ बच्चों का रोल नंबर है, वो रोल नंबर हम लिख रहे हैं और रोल नंबर ऐसे है, इस स्टाइल में है। या फिर इनवॉइस नंबर ही लेते हैं हम सिंपल, रोल नंबर छोड़ के इनवॉइस नंबर, कि रोल नंबर तो सिंपल होता है 1 2 3 4, तो हम इनवॉइस नंबर ही टाइप करते हैं यहाँ पे सेम पहले की तरह। ये इनवॉइस नंबर हमने लिया, यहाँ पेस्ट किया। अब यहाँ हम करते हैं टाइप। देखिए जैसे कुछ इनवॉइस नंबर ऐसे भी होते हैं सिंपल, या ऑर्डर नंबर ले लेते हैं हम, ऑर्डर नंबर। और ये ऑर्डर नंबर ऐसे है ORD/001, ठीक है। आगे हम दे देते हैं फाइनेंशियल ईयर भी अपना, ऐसे ही ORD/002/22/23, ठीक है। अब देखिए नंबर फॉर्मेटिंग का एक फायदा और क्या है। अभी ना अगर इसे हम सेलेक्ट करके ड्रैग कर दें तो क्या होगा कि आगे सेम ऐसे ही ORD/3 और /22 आ जाएगा। देखें, देखिए नहीं आया, सेम 1 2 1 2 को इसने रिपीट कर दिया। लेकिन अगर इस नंबर फॉर्मेटिंग में हम कन्वर्ट कर दें तो आगे के सीरियल नंबर खुद आ जाएंगे। देखिए यहां से इसे हटाते हैं, सिंपल 1 2 टाइप कर दिया, और जहां तक हमें करना है वहां तक सिलेक्ट। अभी हम नंबर नहीं लिख रहे हैं, सिंपल क्या कर रहे हैं कि अपने रेंज को सिलेक्ट कर दे रहे हैं। फिर हम कंट्रोल 1 करके जाएंगे कस्टम पे, और यहाँ से जनरल को हटा के डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या टाइप करेंगे, ORD, क्योंकि ये वैल्यू ऐसे चेंज हो रही है। फिर स्लैश, ये किया, इसके बाद 1 2 3, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा /22 और -23। अब जरा ओके कीजिए, देखिए कन्वर्ट हुआ। अब बोलेंगे नीचे तो नहीं आया, क्योंकि नीचे कुछ टाइप ही नहीं था, कहां से आएगा। ड्रैग करके देखते हैं क्या ड्रैग करने से आता है। ये यहां गए हम कॉर्नर पे, ड्रैग कर दिया, देखिए अब की बार आया 1 2 3 4 5 6 7। तो नंबर फॉर्मेटिंग का एक ये भी बेनिफिट है। अब बात ये रही कि ये ऐसा क्यों हुआ कि पहले जब ORD/001 लिखा, 002 लिखा तो ड्रैग नहीं हो पाया था ढंग से, अब क्यों हो रहा है। तो उसका सिंपल सा रीजन है कि देखिए नंबर फॉर्मेटिंग क्या करता है कि आपके वैल्यू के फॉर्मेट को चेंज करता है, ना कि उस वैल्यू को ही चेंज कर दे, ठीक है। जैसे सिंपल सा एग्जांपल लीजिए कि आपने अपना मेकअप कर लिया, तो मेकअप से क्या होगा, आपका रंग और रूप चेंज होगा, आप चेंज नहीं होने वाले। कुछ देर के बाद मेकअप उतरेगा, रंग रूप भी वही सेम का सेम पहले की तरह रहेगा, लेकिन आप तो चेंज नहीं हो रहे हैं ना। सेम वैसे ही यहाँ नंबर फॉर्मेटिंग में है, आपने क्या किया है कि इसके रंग रूप को चेंज किया है, वैल्यू को चेंज नहीं किया। अगर देखना है आपको जरा F2 करके देखिए क्या आ रहा है सामने, असली चेहरा सामने आ गया। इसका है क्या, ये 1 टाइप है। यहाँ देखिए ये भी असली चेहरा सामने नजर आएगा, 2 टाइप है। वैसे ही यहाँ इस वाले में आके देखिए, इनवॉइस नंबर वाले में, इनवॉइस नंबर में यहाँ भी अगर आप F2 कर ले या फॉर्मूला बार में जाके देखें तो क्या है, ये 1 टाइप है, ये IN/001 नहीं है। तो हमने क्या किया है, बोल सकते हैं कि एक तरीके से एक मास्क इसके मुंह पे लगा दिया हमने इस वैल्यू के, कि जिससे है तो ये कुछ और, दिखेगा कुछ और, ठीक है। सीधे जैसे कि यहाँ भी है, आपने लिखा EMP001, तो यहाँ एक्चुअल में क्या है, आपको दिख तो रहा है कि EMP001 है, लेकिन है नहीं। आप यहाँ इस पे आके देखिए, फॉर्मूला बार में क्या दिख रहा है, 1 है टाइप। इसीलिए क्या हुआ कि जब हमने इसको नंबर फॉर्मेटिंग में कस्टम में जाके जो इनपुट डालना था डाल के ड्रैग किया, तो नीचे के भी सीरियल नंबर्स आ गए। क्योंकि एक्चुअल में एक्सेल क्या कर रहा है, इस पूरे को ड्रैग नहीं कर रहा, एक्सेल 1 2 को ड्रैग कर रहा है। आपको पता होगा ना कि जब हम ऊपर 1 लिखते हैं नीचे 2 लिखते हैं और ड्रैग करते हैं तो आगे के सीरियल नंबर खुद आ जाते हैं।
तो यहाँ जो ड्रैग किया हमने वो एक्सेल ने 1 और 2 को ड्रैग किया है, ना कि ORD/001/22 और ORD/002/22 को किया है। पहले में क्या था, पहले में रियल वैल्यू थी ORD/001 और 002, इसीलिए वहां पे सेम चीज रिपीट हो गई, लेकिन यहाँ पे 1 2 है टाइप। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं बताने की क्या कोशिश कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो देखिए नंबर फॉर्मेटिंग में बहुत सी चीजें हैं, बहुत सी चीजें हैं जो सीखनी है आपको, और ये इनमें से सारी तो नहीं, लेकिन हाँ जितनी भी चीजें बताई जाएंगी आपको उनमें से पक्का है, मेरी गारंटी है कि एक न एक चीज आपके ऑफिस में जरूर काम की होगी और आपको काम आना ही आनी है वो। तो जितना भी हो सकता है इसमें हम आपको बताया जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं हम। आप इतनी की प्रैक्टिस कीजिए, और प्रैक्टिस कर कीजिए। कोई प्रॉब्लम आती है अगर आप, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको इससे भी अगर कमेंट बॉक्स, आप जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में नहीं, कमेंट में आप नहीं पूछ पा रहे हैं या कुछ भी ऐसा है, तो आप हमारी टीम तक पहुंच सकते हैं, उनको बता सकते हैं, वो आपकी हेल्प करेंगे। और अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो टीम पे पहुंचिए, टीम तक वो जरूर हेल्प करेंगे आपकी। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। अगर क्लास पसंद आई हो, समझ में आया हो आज का टॉपिक, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे जैसे ही नई वीडियो आए तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और एक भी क्लास आप मिस ना कर पाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय। स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए।